गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने चैप्टर 1 और 2 कंप्लीट कर लिया है, तो आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक का नेम है नाउन्स। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक नाउन्स। तो नाउन्स हम किसको कहते हैं, जैसा कि डेफिनेशन हम प्रीवियस क्लासेस में देख चुके हैं। एक बार फिर से हम नाउन की डेफिनेशन देख लेते हैं। द नाउन आर द नेम्स ऑफ पर्सन्स, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स, ऑब्जेक्ट्स एक्सेट्रा इन फैक्ट और नेमिंग वर्ड। तो जैसा कि नाउन हम किसको कहेंगे, कोई भी नेम हो, किसी पर्सन का हो, प्लेस का हो, थिंग का हो, कोई एक्शन हो, कोई फीलिंग हो, तो उनको हम एज ए नाउन डिफाइन कर सकते हैं। और शॉर्टली आप इसे इस तरह से भी याद रख सकते हो कि कोई भी अगर नेमिंग वर्ड है तो उसको हम एज ए नाउन डिफाइन करेंगे। तो आपके लिए रिमेंबर रखने के लिए ये वर्ड आप याद रखिएगा कि नेमिंग वर्ड्स को हम एज ए नाउन डिफाइन करते हैं। अब देखिए इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन से वर्ड्स होते हैं नेमिंग। किसी का नेम है, जैसे कि ये विशाल दे रखा है, कोई भी नेम हो वो एज ए नाउन डिफाइन करेंगे हम। कानपुर, ये किसी प्लेस का नेम है। बॉय, केट, ऑनेस्टी, स्पैड, ब्रेवरी, सॉरो, यूथ एक्सेट्रा। तो ये जो सारे वर्ड्स हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये सारे नेमिंग वर्ड्स हैं। तो आपको यही ध्यान में रखना है कि नाउन हम किसको कहने वाले हैं, कि नाउन हमेशा नेमिंग वर्ड होते हैं जो एज ए नाउन हम डिफाइन करते हैं। अब देखिए कितने काइंड्स के होते हैं नाउन के काइंड्स देखते हैं हम। तो फर्स्ट टाइप हमारा है प्रॉपर नाउन्स, कि प्रॉपरली अगर किसी का नेम है तो वो एज अ प्रॉपर नाउन डिफाइन करेंगे, हम उस कैटेगरी में रखेंगे। अब देखिए जैसे महात्मा गांधी पर्टिकुलर किसी का नेम है, इंग्लैंड किसी कंट्री का नेम है, कुतुब मीनार मॉन्यूमेंट का नेम है, ब्रह्मपुत्र पर्टिकुलर किसी रिवर का नेम है। तो ये पर्टिकुलर किसी पर्सन, प्लेस, इनका नेम अगर हो तो वो प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में हम रखेंगे। उसी तरह से इसका सेकंड टाइप हम देखते हैं कॉमन नाउन, लैंग्वेज, पोएट, प्लेस, लॉयन। जैसे कि अगर कॉमनली हम किसी नेम से डिफाइन करते हैं, किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, कॉमन नेम से अगर हम डिफाइन करते हैं तो उसको हम कॉमन नाउन्स की कैटेगरी में रखेंगे। उसके बाद देखिए टाइप नंबर 3 है हमारा कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन मीन्स अगर उस पूरे ग्रुप को हम किसी एक नेम से डिफाइन करते हैं तो हम उसको कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में रखेंगे। एज मॉब, जूरी, हार्ट, स्वाम। तो इस पूरे ग्रुप को हम किसी एक नेम से डिफाइन करते हैं तो उसको हम कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में रखेंगे। अब नेक्स्ट टाइप हम देखते हैं, टाइप नंबर 4 हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर फीलिंग, इमोशन, ये सारे वर्ड्स आते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स में देखिए ब्रेवरी, हैप्पीनेस, डार्कनेस, ट्रुथ, ये जो सारे वर्ड्स हैं ये फीलिंग है, किसी का नेम नहीं है। अब जैसे मटेरियल नाउन देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें होती है जो अलग अलग मटेरियल से बनी हुई होती है, तो उन सारी थिंग्स को हम मटेरियल नाउन की कैटेगरी में रखेंगे। जैसे वुड, कॉटन, सिल्वर, आयरन, सिल्क। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल, और भी बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं जिनसे बहुत सारी थिंग्स बनती हैं। तो उन सारी थिंग्स को हम मटेरियल नाउन की कैटेगरी में, सारी मटेरियल को हम इस कैटेगरी के नाउन में डिफाइन करेंगे। अब जैसे हम हर एक नाउन को अच्छी तरह से समझेंगे यहाँ पर डिटेल में। देखिए सबसे फर्स्ट हमारा क्या था, प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन पढ़ते हैं सबसे पहले। प्रॉपर नाउन्स आर द नेम्स ऑफ पर्टिकुलर पर्सन्स, प्लेस और थिंग्स। जैसा कि मैंने आपको पीछे भी बताया था कि प्रॉपर नाउन हम किसे कहेंगे, अगर किसी पर्सन, प्लेस, थिंग, इसका प्रॉपर कोई नेम है, पर्टिकुलर उसी का नेम है, तो हम उसको प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में रखेंगे। जैसे देखिए संजय, पूनम, जापान एक कंट्री का नेम है, वो किसी और, उसको पर्टिकुलर हम किसी कंट्री को जापान नाम से, जापान उसका नेम है पर्टिकुलर। अब जैसे संजय, पूनम, संजय किसी बॉय का नेम है, पूनम किसी गर्ल का नेम है, मतलब पर्टिकुलर वो नेम उसी का है, तो उसको हम प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में रखेंगे। रिमेंबर दैट प्रॉपर नाउन ऑलवेज सी देयर कैपिटल लेटर्स। अब आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि प्रॉपर नाउन मीन्स किसी का नेम है तो वो कैपिटल लेटर से
स्टार्ट होगा। ऑल्सो द नेम ऑफ सम ऑफ द वेल नॉन बिल्डिंग आर स्पेल्ड देयर फर्स्ट लेटर इन कैपिटल, सम ऑफ देम आर एज फॉलोज। जैसे देखिए बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स है, बिल्डिंग्स है जो फेमस बिल्डिंग्स है और उनको हम कैपिटल लेटर्स में स्टार्ट करते हैं। देखिए कौन कौन सी बिल्डिंग्स है, पॉपुलर बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, द ताजमहल, द एफिल टावर, द एलिफेंटा केव्स, द लोटस टेम्पल, द कुतुब मीनार, द लीनिंग टावर ऑफ पीसा एंड द कॉलिजियम, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो ये जो सारे मॉन्यूमेंट्स हैं ये कैपिटल लेटर में स्टार्ट हुए हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि प्रॉपर नाउन जो होगा वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। अब देखिए नेक्स्ट कैटेगरी हमारी देखते हैं हम नाउन की, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन प्रिटेंड और जनरल नेम। जैसे कॉमनली अगर हम उसको किसी कॉमन नेम से डिफाइन करते हैं, किसी पर्सन, प्लेस, थिंग, उसको अगर कॉमन नेम से डिफाइन करते हैं हम, तो उसको हम कॉमन नाउन की कैटेगरी में रखेंगे। जैसे इसके एग्जांपल देख लीजिए। जैसे हमने पीछे तो प्रॉपर नाउन में हमने किसी का प्रॉपर नाउन में हमने नेम देखा था, गर्ल का नेम पूनम, बॉय का नेम, तो पर्टिकुलर वो उनका नेम होता है। पर जैसे इसकी कॉमन नेम की कैटेगरी में हम क्या देखेंगे, बॉय, गर्ल, बुक, सिटी, चेयर एक्सेट्रा। तो हम पर्टिकुलर इनको इन कॉमन नेम से डिफाइन करते हैं, तो इसीलिए हम इसको इन नेम्स को कॉमन नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। देखिए कॉमन नाउन्स डू नॉट रेफर टू पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग बट आर कॉमन टू ऑल पर्सन और थिंग्स इन अ पर्टिकुलर कैटेगरी। कॉमनली अगर हम उसको उस नेम से डिफाइन करते हैं, किसी कॉमन नेम से, तो हम उन सारे नेम्स को कॉमन नाउन की कैटेगरी में रखेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट टाइप है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और नाउन दैट डेनोट्स क्वालिटी, एबिलिटी, फीलिंग एंड इमोशन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर कौन कौन से वर्ड्स आएंगे जो कोई क्वालिटी है, एबिलिटी है, फीलिंग है या फिर इमोशन है, ये सारे जो वर्ड्स आएंगे वो हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में डिफाइन करते हैं। जैसे नेम ऑफ द सर्टन सब्जेक्ट, वोकेशन, अ वोकेशन एंड एक्शन आर ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कोई भी एक्शन है, क्वालिटी है या फिर कोई अगर हम कोई बिजनेस है, हमारा कोई व्यवसाय जो हम करते हैं, जैसे फोटोग्राफी, कुकिंग, जियोलॉजी, बॉटनी, स्विमिंग, रनिंग, ऐसी जो वर्क है वो सारे भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में ही रखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन बी अंडरस्टूड, रियलाइज विद द abstract noun can only be understood or realized with our mind. You can touch or see an object denoted by an abstract noun. ये जो सारी फीलिंग्स, इमोशन, ये सारे इसके अंदर इंक्लूड करते हैं हम क्वालिटी, एबिलिटी। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि हमारा जो व्यवसाय है, हमारा कुछ व्यवसाय या उसके अलावा कुछ ऐसा जो किसी एक्शन के अंदर आ रहा है, तो उससे भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर ही डिफाइन करेंगे। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम किन टाइप से बना सकते हैं ये हमको देखना है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कितनी तरह से बन सकते हैं। अब देखिए वर्ब के साथ हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाएंगे। जैसे ओबे वर्ड से क्या बनेगा, ओबीडियंस। चूज वर्ड से चॉइस, मैरी वर्ड से मैरिज, नो वर्ड से नॉलेज, जज वर्ड से जजमेंट, लाफ से लाफ्टर। तो ये जो सारे वर्ड हमने देखे हैं ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के ही वर्ड है, पर हमने ये किससे बनाए हैं, वर्ब से। उसी तरह इसकी सेकंड कैटेगरी देखते हैं हम कि एडजेक्टिव से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बना रहे हैं। देखिए क्रियोल से क्रियलिटी, फुलिश, फुलिशनेस, स्ट्रंग, स्ट्रेंथ, ट्रू, ट्रुथ, ब्रेव एंड ब्रेवरी। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं जो अभी हमने देखे वो एडजेक्टिव्स से बने हुए हैं, जो एडजेक्टिव से बनकर एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज हुए हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा कि कॉमन नाउन से किस तरह से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे। देखिए स्लेव से स्लेवरी, ब्रदर ब्रदरहुड, चाइल्ड से चाइल्डहुड, प्रिंस से प्रिंसली। तो ये जो सारे वर्ड्स आपने देखे वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के वर्ड थे। अब हमारा नेक्स्ट है व्हेन अ नाउन पॉइंट आउट टू अ नंबर और कलेक्शन ऑफ पर्सन, एनिमल और थिंग, इट
नोज कलेक्टिव नाउन, जैसा कि मैंने आपको पहले डिफाइन कर दिया था, कलेक्टिव नाउन किसी पूरे ग्रुप को अगर हम एक ही नेम से डिफाइन करेंगे तो वो हम कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में रखेंगे, जैसे रेजिमेंट, क्राउड, बंच, मॉब, गैंग। इस पूरे ग्रुप को, जैसे किसी भी पूरे ग्रुप को हम एक नेम से डिफाइन करते हैं तो उस कैटेगरी में रखेंगे। द अबव वर्ड्स स्टैंड फॉर अ ग्रुप ऑफ कलेक्शन। रेजिमेंट इंडिकेट अ कलेक्शन ऑफ crowd, a collection of people. Bunch, a collection of fruits. Flower or keys. Mob, a collection of ratios. And gang, a collection of dacoits or thieves, etc. नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा ये लास्ट है मटेरियल नाउन, कि अगर किसी थिंग से कोई अलग अलग मटेरियल से थिंग्स रेडी होती है तो वो हम मटेरियल नाउन की कैटेगरी में रखते हैं, जैसा मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, वुड, सिल्वर, कॉटन, गोल्ड, वाटर, आयरन एंड सिल्क। सो स्टूडेंट्स, आपने यहाँ नाउन वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया है। आप जो सारी इसमें एक्सरसाइज दी हुई है उसको सेल्फ करने की कोशिश करिएगा। ये सारी नाउन की कैटेगरीज आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम पार्ट 6 को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हमने? फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स को फूड हैबिट्स के अकॉर्डिंग डिवाइड किया था कुछ कैटेगराइज में, जिसमें से हमने रीड कर लिया था हर्बीवोरस, एंड उसके बाद हमने पढ़ा था पैरासाइट, एंड थर्ड कैटेगरी हमने ले ली थी कार्निवोरस। आज कार्निवोरस के पिक्चर को देखना रह गया था, जिसको कंटिन्यू करेंगे। ये तीनों चीज़ें जो है, तीनों एनिमल्स, पाइथन, टाइगर और लायन, ये तीनों किस में आते हैं? ये आते हैं कार्निवोरस, जो सिर्फ क्या खाते हैं? फ्लैश। इनके आगे आप अगर प्लांट को डालोगे, प्लांट के बने हुए प्रोडक्ट को रखोगे, या फिर इनके सामने आप चपाती भी रख दो, तो ये तीनों नहीं खाएंगे। इनको सिर्फ क्या चाहिए खाने के लिए? फ्लैश। तो जिस हिसाब से ये फ्लैश खाते हैं, इनका फेस, इनका जो माउथ का स्ट्रक्चर होता है, इनके टीथ का जो स्ट्रक्चर होता है, वो भी डिफरेंट टाइप का होता है, क्योंकि इनका फूड भी अलग है। तो इनके माउथ पार्ट को अगर आप हर्बीवोरस वाले एनिमल जैसे काऊ बफेलो से कंपेयर करने जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि इनके माउथ पार्ट, इनके टीथ से काऊ के टीथ क्या है? डिफरेंट टाइप के, क्योंकि वो अलग फूड को लेते हैं। अब नेक्स्ट कैटेगरी को हम कंटिन्यू करते हैं, और वो है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस किसको बोलते हैं? एनिमल्स दैट ईट बोथ याद रखना। देखो, आप शॉर्ट में नोट्स बनाना। हर्बीवोरस में क्या लिखोगे? एनिमल्स ईट ओनली प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट, वो एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट को खाते हैं। क्लियर? फिर उसके एग्जाम्पल, डायग्राम के बाद फिर सेकेंड लोगे पैरासाइट। तो पैरासाइट क्या करते हैं? विच लाई ऑन और इन, वो एनिमल जो दूसरे एनिमल्स के लाई ऑन और इन, किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर या किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जाके रहते हैं। जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे हमारी बॉडी में अंदर जाके रहते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि वो वॉर्म्स को मारने की आपको स्कूल में टैबलेट दी जाती थी, लास्ट ईयर भी खिलाई थी आपको। तो वो वॉर्म्स को मारने की टैबलेट क्यों दी थी? क्योंकि वो पैरासाइट थे। जो पैरासाइट आपकी बॉडी में अगर चले जाते हैं पानी के माध्यम से, पानी से या किसी फूड से, इन्फेक्टेड फूड से, अगर आप ऐसा फूड खा लेते हो कंटामिनेटेड फूड जो अच्छा नहीं है, वहाँ से आपकी बॉडी में क्या चले जाते हैं? पैरासाइट चले जाते हैं। तो वो पैरासाइट अंदर ग्रो करते हैं, वॉर्म्स वगैरह, तो उनको मारने के लिए हम मेडिसिन देते हैं। अगर उनको नहीं मारेंगे तो वो हमारा फूड अंदर से खा जाएंगे, तो हमें न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। वो पैरासाइट की कैटेगरी में आते हैं। फिर हमने कार्निवोरस देखा था, तो कार्निवोरस में डेफिनेशन क्या लिखोगे आप? एनिमल्स ईट ओनली फ्लैश, वो एनिमल्स जो सिर्फ फ्लैश को खाते हैं। अब उसके बाद ओमनीवोरस, तो इसमें आप एक वर्ड याद रखो, और वो है बोथ, वो एनिमल्स जो प्लांट एंड एनिमल्स दोनों को खाते हैं। एनिमल्स ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोरस। लैंड एनिमल्स लाइक बियर्स, फॉक्सेस, डॉग्स एंड ऑफ कोर्स ह्यूमन आर ऑल ओमनीवोरस। कौन कौन ओमनीवोरस में आते हैं? जो प्लांट के बने हुए प्रोडक्ट और एनिमल के बने हुए प्रोडक्ट दोनों को खाते हैं। तो ह्यूमन भी इसी में आता है। क्यों आता है? देखो, बियर्स तो आता ही है, बियर क्योंकि हनी भी खाता है, शहद भी उसको पसंद होता है, और वो दूसरे छोटे एनिमल्स को भी खा जाता है, मछली भी खाता है। फॉक्सेस तो पता ही आपको, डॉग्स एंड ऑफ कोर्स ह्यूमन भी क्या करते हैं? एनिमल एज वेल एज प्लांट दोनों की चीज़ों को खाते हैं। हम खाते हैं ना, हम भले प्योर वेजिटेरियन होते हैं,
पर एनिमल्स से बने हुए प्रोडक्ट को हम खाते हैं, जैसे मिल्क हो गया, चीज़ हो गया, कर्ड हो गया, ये सब मिल्क एनिमल प्रोडक्ट है। तो इसीलिए हमको भी किस कैटेगरी में रखा है, ओमनीवरस में। ह्यूमन हर्बीवरस में नहीं आता। ह्यूमन हु ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स आर वेजिटेरियन, एक अलग कैटेगरी है। वो ह्यूमन जो सिर्फ प्लांट से बनी हुई चीज़ें खाते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, वेजिटेरियन। एंड दोज हु प्रिफर एनिमल प्रोडक्ट्स आर नॉन वेजिटेरियन, मतलब वो लोग जो एनिमल के बने हुए प्रोडक्ट ज़्यादा खाते हैं तो उनको बोला जाता है नॉन वेजिटेरियन। देयर आर ऑल्सो मैनी ओमनिवर्स बर्ड्स लाइक क्रोज एंड स्पेरोज एंड एक्वेटिक एनिमल्स लाइक शार्क्स एंड व्हेल्स। यहाँ पे दे रखे एग्जाम्पल कि कुछ बर्ड्स भी क्या होते हैं, ओमनिवर्स होते हैं। जैसे बर्ड्स में एक हो गया पैरोट, तो पैरोट इसमें नहीं आएगा क्योंकि पैरोट किसी एनिमल को या किसी को भी नहीं खाता। क्रो जो होगा, क्रो और स्पैरोज ये क्या होते हैं, ये तो किसी मरे हुए एनिमल को भी खाते हैं। आपने देखा होगा मरे हुए एनिमल की डेड बॉडीज पड़ी रहती है तो उन पे ये आके कुछ मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, खा लेते हैं फूड के रूप में, इसलिए इनको किस कैटेगरी में रखा है। ये कुछ बर्ड है, क्रो, स्पैरो और वुड पिकर, ये कुछ बर्ड है जो ओमनीवरस में आते हैं, जो एनिमल और प्लांट दोनों को खाते हैं। ठीक है, उसके बाद बाकी के डायग्राम यहाँ दिए नहीं है। ह्यूमन तो आपको पता ही है। स्कैवेंजर क्या होते हैं, आर एनिमल्स दैट लाइव ऑन डेड एंड डिकेइंग फूड। अब ये यहाँ पे डेफिनेशन है दी है, इसको आप अंडरलाइन करके नोटबुक में लिखो। स्कैवेंजर वो एनिमल है जो दूसरे एनिमल्स के डेड बॉडी पे या जिंदा बॉडी पे डिपेंड रहते हैं, किसी एनिमल को खा जाते हैं। डिकेइंग फूड, व्हेन फूड इज स्कैर्स सम कार्निवोरस लाइक हैंस एंड जैकल्स एंड ओमनिवोरस लाइक बियर्स एटसेट्रा बिकम स्कैवेंजर। अमोंगेस्ट बर्ड द वल्चर इज अ ट्रू स्कैवेंजर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फूड की बहुत ज़्यादा कमी हो जाए, स्कैर्स बहुत ज़्यादा कमी हो जाए, तो ये जो ओमनीवरस वाले एनिमल है ये स्कैवेंजर बन जाते हैं। स्कैवेंजर का मतलब है, इनको आपको याद रखना है तो ऐसे याद रखो कि ये सफाई कर्मचारी है। वो एनिमल जो हमारे एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट में जो मरे हुए ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिनकी बॉडी ऐसे लावारिस पड़ी रहती है, तो उनको खाने के लिए जो आते हैं वो होते हैं स्कैवेंजर, जो मरे हुए डेड पार्ट या डेड बॉडीज़ को खा के अपना फूड की जो फुलफिल अमाउंट, जो फूड को जो उसकी पूर्ति करनी पड़ती है वो उसको पूरा करते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए। हैंस एंड जैकल्स आर ओमनिवरस और बियर्स भी। ठीक है, उसके बाद हम लेते हैं, मैंने पांचों कैटेगरी पढ़ा दी, हर्बी, कार्नी, ओमनी, स्कैवेंजर और पैरासाइट। अब लेते हैं फूड चेन। फूड चेन का मीनिंग क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फूड के लिए डिपेंड है। जैसे फर्स्ट ये हो गया ग्रास, आपको डायग्राम में बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ रहा होगा। ग्रास को कौन खाएगा या इसके ऊपर सर्वाइव कौन कर सकता है, ग्रास हॉपर, सबने देखा होगा। ग्रास हॉपर को कौन खाता है, फ्रॉग को कौन खाता है, स्नेक, और स्नेक को भी कौन खा सकता है, ईगल। और अगर ये मर गया, डेड हो गया, तो इसको खाने वाला कौन होगा, स्कैवेंजर। इसको खाने वाला एक बैक्टीरिया भी हो सकता है, वो भले छोटा है इससे साइज में, वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन अगर ये सड़ रहा है, डिकेइंग हो रहा है, डेड हो रहा है, तो इसको खाने वाले स्कैवेंजर आ जाते हैं। अब यहाँ पे चेन को समझेंगे कि चेन क्या होती है। फूड चेन, फूड चेन ऑफ इवेंट इज कॉल्ड फूड चेन हु ईट्स व्हाट इन द एनवायरनमेंट मेक्स अप अ फूड चेन। ये फूड चेन की डेफिनेशन हो गई। अगर आपको यहाँ से फूड चेन की डेफिनेशन अच्छी नहीं लग रही है तो एक ऑप्शन है, पीछे जहाँ पे चैप्टर एंड होगा वहाँ पे फूड चेन की डेफिनेशन लिखी है, कीवर्ड्स या फिर समरी में, वहाँ पे फूड चेन की डेफिनेशन लिखी होगी। द स्टडी ऑफ फूड चेन शोज एज द इंडिपेंडेंस ऑफ वेरियस organism in the environment in a grassland the following food chain operates। यहाँ पे फूड चेन दे रखा है कि यहाँ पे कुछ एक एग्जाम्पल दिया है, ग्रास को खाने वाला जेब्रा और जेब्रा को खाने वाला लॉयन। मतलब ये कि ग्रास को जेब्रा खाएगा, जेब्रा को लॉयन खाएगा, तो ये एक तरह से क्या बन रही है इनके बीच में चेन। अगर ग्रास नहीं होगी तो जेब्रा नहीं होगा, और जेब्रा नहीं होगा तो लॉयन किसको खाएगा, ये वाली बात हो जाती है। अब नेक्स्ट पेज लेते हैं हम। यहाँ पे ये फूड चेन का यहाँ पे एक एग्जांपल दे दिया है, इससे हम समझ सकते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे एनिमल पे, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे किस तरह से डिपेंड रहता है। ये है इंटरडिपेंडेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे किस प्रकार से डिपेंड है। जैसे यहाँ लिखे द चेन ऑफ इवेंट इज कॉल्ड फूड चेन, इस चेन को बोलेंगे हम फूड चेन। हु ईट्स व्हाट इन द एनवायरनमेंट मेक्स अप अ फूड चेन, ये चीज़ बताइए। इसके आगे एक और एग्जाम्पल दिया है, ये स्लाइड जो लास्ट पेज आपकी बुक का टर्न किया है, आप टर्न कर लीजिएगा।
लास्ट इसमें डाला हुआ नहीं है, जो कि मैं आपको बुक से क्लियर करवा देती हूँ। यहाँ पे जो लिखा है ग्रास, जेब्रा और लॉयन, ये लास्ट टॉपिक है। तो ग्रास, जेब्रा और लॉयन ये आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो आप बुक में से देख लेना। ग्रास, जेब्रा और लॉयन, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, अ टिपिकल फूड चेन इन अ पॉन्ड। फूड चेन, अब ये तो हो गया हर्बीवोरस और फिर ये इनका एग्जाम्पल दिया है। अब एक लास्ट एग्जाम्पल दिया, एक लाइन दी है आपकी बुक में, अ टिपिकल फूड चेन इन अ पॉन्ड। पॉन्ड यानी तालाब। अगर तालाब में हम देखने जाते हैं तो वहाँ सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म होता है एल्गी। एल्गी जो कि ग्रीन कलर का होता है। शैवाल जिसको हम बोलते हैं, कॉमनली बहुत बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, काई, हरे रंग की जो काई जम जाती है ना पानी पे, जिन पे हमारा पैर इजीली स्लिप हो जाता है, तो वो भी क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है। और ऑर्गेनिज्म में भी वो किस कैटेगरी में आता है, प्लांट में। वो जो ग्रीन कलर की काई होती है जिसको साइंस में हम एल्गी बोलते हैं, वो क्या है, एक प्लांट है वो। तो उस एल्गी को कौन खाता है, स्मॉल फिशेज। आपकी बुक में लिखा हुआ है एल्गी को खाने वाला स्मॉल फिश है। स्मॉल फिश को कौन खाएगा, लार्ज फिश, बड़ी फिश। एक छोटी छोटी जो वो शैवाल उग जाती है ना, ग्रीन एल्गी, उसको छोटी छोटी मछलियाँ खाती है। उन छोटी मछलियों को एक बड़ी मछली खाएगी, और उन बड़ी मछलियों को कौन खाएगा वापस, क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ। तो ये इस तरह से क्या हुआ, एक पॉन्ड का फूड चेन सिस्टम हुआ, कि एक पॉन्ड में या एक तालाब में किस तरह से फूड चेन का सिस्टम चलता है। इसी के साथ आज आपका ये पूरा लेसन खत्म हो जाता है। आप बुक में देख लेना, इसकी फूड चेन की लास्ट डेफिनेशन दे रखी है और बहुत से अच्छे पॉइंट्स हैं। इनके क्वेश्चन आंसर आपसे जितने होते हो उतने बुक में कर लेना, नोटबुक में। बाकी का आपको आगे इंस्ट्रक्शन ग्रुप में दे दिया जाएगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम मैंने आपको इसमें नंबर नेम बताए थे कि किस टाइप से अगर न्यूमेरल दे रखे हो तो उसको नंबर नेम में कैसे लिखना है, वो बताया था। अब नंबर नेम दे रखे हैं आपके, और इसको अब फिगर में कैसे लिखना है वो मैं आज आपको पढ़ाऊँगी। तो क्वेश्चन नंबर इसमें 1.3 हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपके हैं 6 देखना। नंबर नेम, राइट द न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग नंबर नेम्स प्लेसिंग कॉमाज, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके, देख रहे ना, 9,342,000। ये आपके नंबर नेम में दे रखा है और आपको लिखना है इसको न्यूमरल्स में, क्लियर। अब इसको न्यूमरल्स में लिखने से पहले ये ध्यान रखना है कि अगर जो भी प्लेस नहीं दे रखी है तो उसको आपको इग्नोर नहीं करना, उसको ड्रॉप नहीं करना है। उसके प्लेस पे आपको क्या करना है, 0 लगा। हमें प्लेसेस यहाँ पर क्लियर, सब प्लेसेस को आपको यूज़ करना है। अगर बल्कि उसमें नहीं दे रखा है, जैसे 9 है, अब मिलियन है, अब मिलियन के बाद आपकी डायरेक्ट 100 की दे रखी हो और आपको 10,000, 100,000 कुछ नहीं दे रखा है, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना है, वो प्लेसेस आप सबसे पहले तो अभी चेक करना है कि ये इंडियन सिस्टम है या फिर कौन सा इंटरनेशनल सिस्टम है। अगर मिलियन आ गया है तो समझ लेना कि ये इंटरनेशनल से आपको लिखने और फिर कॉमा भी प्लेस करना है। वो अगर जाएगा 1000, 10,000 लेक आ रहा है, करोड़ आ रहा है, तो इसमें आपकी इंडियन सिस्टम है तो उसको उसके अकॉर्डिंग प्लेस करना है, रूल के अकॉर्डिंग। तब इसमें रीड कर लो आप कि मिलियन है, तो इसका मीन्स ये कौन सा है, इंटरनेशनल, ठीक है। और इंटरनेशनल में पता है कि पैर ऑफ 3 डिजिट मीन्स क्या है कि 3 के ग्रुप में आपको कोमा प्लेसिंग करना है। सबसे पहले तो हमें नंबर नेम्स लिखना, फिगर में लिखना आना चाहिए ना किस टाइप से। तो देखना, स्टार्टिंग करते हैं हम 9 मिलियन, यहाँ से करना, पीछे से नहीं करना है। 9 मिलियन, इसकी स्टार्टिंग ही 9, तो 9 मिलियन, 9 एज इट इज़, क्लियर। अब मिलियन वंस पे आ रहा है कि 1 मिलियन, तो 9 मिलियन, तो ये ठीक है, कोमा हम बाद में प्लेस करेंगे। 342,000। अब इसमें देखना, जैसे मिलियन से पहले क्या बताया था मैंने आपको, 100,000, 10,000, 1000, मैंने तीनों बताया था ना आपको, वो ग्रुपिंग मतलब ऐसे चल रहे हैं, ठीक है। हम लेफ्ट टू राइट में ऐसे चल रहे हैं, बैक में नहीं चल रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अब ये पूरा आपके पैर, ये पूरा है, देखो ये एक साथ पूरा 342, तो क्या हो जाएगा 342, ठीक है। अब आगे कोई डिजिट है ही नहीं, आगे कोई डिजिट है। अब मैंने क्या बोला था आपको कि जब भी आप फिगर में लिख रहे हो, न्यूमरल्स में लिख रहे हो, तो उसमें हमारे जो भी प्लेसेस नहीं है तो भी उसके आपको प्लेस 0 यूज़ करना है। वहाँ पर क्या यूज़ करना है, 0। अब इसके बाद 1000 के पहले क्या आता है, 1000 के पहले भी कुछ आता है ना, क्या आता है, 100, 10s, 1s, तो ये तीनों आ रहे हैं।
उसको लिखा हुआ नहीं है पर आपको उसको इग्नोर भी नहीं करना, तो क्या हुआ, इसको कुछ है ही नहीं, तो उसके प्लेस पे भी हम क्या लगा देंगे, 0। 3 डिजिट, तो 3 डिजिट के हम क्या लेंगे, क्या लगा देंगे, 0। ये 100 के लिए, ये 10s के लिए और ये 1s के लिए। अब ये क्या हो गया, देख लो, अब कोमा प्लेसिंग कर लो, ये 3 और ये 9, ये तो हमने ऑलरेडी पहले लगा दिया था, तो ये आपके फिगर में हो गया। देख लो 9 मिलियन, इसको रीड करके भी देख लेना, 9,342,000 आ गया। तो इस टाइप से जो भी प्लेसेस नहीं दे रखे तो उसको भी आपको वहाँ पर 0 प्लेसिंग करनी है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर, जैसे ये तो इंटरनेशनल का था, इसमें आपके मिक्सअप भी आ सकता है कि आपको पहले आइडेंटिफाई करना है। जैसे B 14,523, तो ये क्या हो जाएगा, इंडियन सिस्टम है, ठीक है, लेक है तो वो हो, ठीक है। अब C वाला देखो 307,752,280, अब इसमें देना 307 मिलियन, 300, तो ये तो 6 का आपके हो गया A, और इसमें आपके 6 का C करवा देती हूँ, ठीक है। आपको B और D आपको करना है, ठीक है। अब इसमें 307 मिलियन, 307 मिलियन कैसे लिखेंगे, मिलियन, अब मिलियन में भी आपको इसमें 300 दे रखा, मतलब 100 मिलियन दे रखा है, 10 मिलियन दे रखा है, तो 307 लिख दिया इसको, क्लियर, मिलियन तक कंप्लीट। अब आगे देखो 752,000, अब इसमें ये भी दे रखा है 752,000, इसका 1000 की भी आपको 100 की प्लेस दे रखी है, 10,000 की दे रखी है और वो दे रखी है, तो क्या हो जाएगा 752, ये हो गया 52,280। अब 280 लास्ट के 280, क्लियर। देख लो एक बार फिर से, 307 मिलियन 752,000, ठीक है, और 280, तो ये आपके फिगर में लिख दिया। अब इसमें देख लो, कॉमा प्लेसिंग कर लो, बस यहाँ आगे कोई डिजिट है नहीं तो लगाना ही नहीं है, तो इस टाइप से इसको आपको न्यूमरल्स में लिखने हैं, ठीक है। अब है आपके क्वेश्चन नंबर 7, रीराइट द फॉलोइंग नंबर नेम्स यूजिंग इंटरनेशनल। अब इसमें पर्टिकुलर आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको इंटरनेशनल सिस्टम से ही आपको इसको इंटरनेशनल सिस्टम से लिखना है, बट इसमें जो क्वेश्चन दे रखा है वो कैसे दे रखा है, देखो 72,41,12,301, किस टाइप से दे रखा है, ये इंडियन सिस्टम के थ्रू। अब इसको लिखना है आपको इंटरनेशनल के थ्रू, वो भी नंबर नेम लिखने हैं, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसको इंडियन सिस्टम से फिगर न्यूमरल्स में लिखना है, ये कन्वर्ट करो, कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम के थ्रू हम कोमा प्लेसिंग करेंगे, और कोमा प्लेसिंग करने के बाद उसका नंबर नेम लिखेंगे। तो ये वाला भी देख लो आप, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, उसका A देखो, मतलब इसमें आपको डबल प्रोसेस करनी है, पहले इंडियन में लिखना है, उसके बाद इंटरनेशनल में। सेवन का A, 72,41,00,000। अब 72 करोड़, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ, मैं डायरेक्ट न्यूमरल्स डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, ठीक है। अब देख लेना 72 करोड़ लिख दिया, 41,40,000, ये अभी मैं इंडियन सिस्टम के थ्रू लिख रही हूँ, ठीक है। फिर हम इसको क्या करेंगे, इंटरनेशनल में प्लेसिंग करेंगे। अब इसमें देखना 72,41,00,000 लिख दिया मैंने, 12,000, क्लियर। 301, ये मैंने क्या कर दिया, इंडियन सिस्टम के थ्रू कर दिया। अब इसको मैं इंटरनेशनल के सिस्टम के थ्रू हम क्या कर देंगे, इसको कोमा प्लेसिंग कर देंगे। तो यहाँ पर लिख देना इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है, वो फुल फॉर्म लिख देना आप, इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है, इंडियन नहीं, इंटरनेशनल। अब इसको कैसे करेंगे, 72,301, अब इसको प्लेसिंग करो इंटरनेशनल के थ्रू, क्योंकि हमें वही पूछा है, ये कर दिया, ठीक है। अब आपको क्लियर पता लग रहा है क्या हो जाएगा, 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। तो इसका मीन्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 100 मिलियन, इसका 100 मिलियन है, तो इसको कैसे बोलेंगे,
700 बोलेंगे। 100 मिलियन से स्टार्ट, 100 मिलियन ऐसे नहीं लिखना है, 700, क्योंकि 100 पे हमारे क्या है 7, ठीक है। तो 724 मिलियन। तो अब इंटरनेशनल आगे लिख देना आप, इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। वो नंबर नेम आपको अब लिखना है, क्या हो जाएगा 741 सॉरी 724 है यहाँ पर, 724 ये वाला, ठीक है। 24 अब यहाँ बताए 724 मिलियन, आगे आपको लिखना ही है मिलियन, ये नहीं भूलना है आपको, मिलियन। उसके बाद क्या देगा, अब ये तो एंडिंग हो गया मिलियन का। अब 1000 में क्या लिखेंगे, फिर से हम 112 लिखेंगे, ऐसे नहीं कि 112,000, ऐसे मत लिखना। क्या लिखना है, ये पूरा हम तीनों एक साथ बोलना है ना हमें कि 112, तो 100 क्या हो जाएगा 112। अब ये क्या हो जाएगा 1000 लिख दिया, ये भी इसका पीरियड तो लिखना पड़ेगा ना 1000। 301 इस टाइप से आपको पूरा इसको नंबर नेम में लिखना है। क्या किया हमने, इंडियन सिस्टम के थ्रू लिख दिया एक बार फिगर, उसके बाद इंटरनेशनल सिस्टम के थ्रू हमने कॉमा प्लेसिंग कर दिया, उसके बाद इंटरनेशनल के थ्रू हमने नंबर नेम इसको लिख दिया। ऐसे ही आपको जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आपको करने हैं, ठीक है। जो रिमेनिंग है 2 वो आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, अब इसमें नंबर नेम यूजिंग द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अब इसमें आपको क्या करना है, इंडियन सिस्टम के थ्रू नंबर नेम लिखने हैं, तो वही करना है। अगर दे रखा हो तो उसको पहले उसमें चेंज करके फिर कॉमा प्लेसिंग करके आपको ये करना है। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में आप क्या करोगे, ए और सी करना है आपको, ठीक है। बीच बी रहने देना, ए और सी कर देना, ऐसे ही करना है सेम। बस आपको नंबर नेम लिखना आना चाहिए, और सबसे मस्त तो स्पेलिंग्स लर्न होनी चाहिए। अभी आपकी क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 2s 1s इन 71340159। अब ये आपको जो नंबर दे रखा है ना, उसमें ये बताना है कि उसकी इसमें आपको 2 टाइम 1s आ रहे हैं, 2 टाइम्स 1 आ रहे हैं, उन दोनों की प्लेस वैल्यू का डिफरेंस बताना, उन दोनों की प्लेस वैल्यू का डिफरेंस का मीन्स क्या होता है, माइनस, कि कितना डिफरेंस है उनकी प्लेस वैल्यू में। उनकी प्लेस वैल्यू में कितना डिफरेंस आ रहा है, तो पहले हमें इनकी प्लेस वैल्यू फाइंड करनी होगी। जैसे दोनों 1s की, जैसे नंबर दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 9 है आपके 71340159। अब इसमें 1 यहाँ पर भी है और ये वाला 1 भी है, इन दोनों की प्लेस वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। इन दोनों की प्लेस वैल्यू का हमें क्या करना है, डिफरेंस करना है। तो सबसे फर्स्ट प्लेस वैल्यू ऑफ ये 1, ठीक है। तो इसकी क्या हो जाएगी, अब देखना मैंने आपको प्लेस वैल्यू फाइंड करना बताया था, 1, 10, 100, 1000, 10,000 लेग, ठीक है, और 10 लेग। तो 10 लेग हो गया ये। अब इसकी इस वाले 1 की तो प्लेस वैल्यू ऑफ ये सेकंड वाले 1 की, तो इसकी क्या हो जाएगी 100। और इन दोनों का आपको क्या फाइंड करना है, डिफरेंस। तो लिख देना डिफरेंस माइनस, डायरेक्टली यहाँ ही माइनस कर देना, अलग से शो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसको क्या हो जाएगा, डाई माइनस 0 0, ये हो जाएगा आपके 9 9 9 और 9, ठीक है। तो ये आपके आंसर, दोनों के बीच में डिफरेंस आ गया। यस, क्वेश्चन नंबर 10 देखना नेक्स्ट, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन।
अब आपको इसमें नंबर दे रखे हैं 7895201। अब इसमें भी आपको क्या करना है, दोनों की जो 8 है, 8 तो वन टाइम ही दे रखा है, तो इसमें आपको फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू दोनों की, आपको फेस वैल्यू तो 8 ही हो जाएगी और प्लेस वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी 1 10 100,000 10,000 है, तो ये हो जाएगा आपके 8 लाख हो जाएगी। तो 8 लाख में 8 माइनस कर देंगे तो वो डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, अब आगे का जो ये तो आपके 1.3 कंप्लीट हो गई है। अब 1.4 में आपके मेजरमेंट है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करवाऊंगी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, व्हेन वेयर एंड हाउ। इसके अंदर मैंने आपको व्हाट इज़ हिस्ट्री, इंस्क्रिप्शंस, आर्कोलॉजिकल सोर्सेस, डेट, ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी थी। हम जो पढ़ रहे थे लास्ट टॉपिक था अपने आर्कोलॉजिकल सोर्सेस, उसके अंदर मैंने आपको मॉन्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शंस और कॉइन्स, 3 आर्कोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में बता दिया था। एक लास्ट सोर्स बच जाता है अपने आर्टिफैक्ट्स। आर्ट का मतलब क्या होती है, कलाएं, यानी कि उस समय, यानी कि हमारे पास्ट में कौन कौन सी कलाएं चलती थी, किसके थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि पहले किस प्रकार के आर्ट लोग यूज़ करते थे और अब हम उसमें क्या चेंजेस कर सकते थे। इसके लिए हमको कौन सा फैक्ट पढ़ना पड़ेगा, आर्ट फैक्ट्स। आर्ट फैक्ट्स आर मैन मेड ऑब्जेक्ट। क्या दे रखा है, मैन मेड, यानी कि ये मानव के द्वारा बनाया गया है। सच इज पॉटरी, ज्वेलरी, सेल्स, टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स। क्या क्या आता है इसमें, पॉटरी, ज्वेलरी जो होती है आपकी, सिल, सिल का मतलब क्या होता है, छाप। आप लोगों ने देखा आपकी नोटबुक के ऊपर एक छाप लगती है प्रिंसिपल मैम की ओर, तो पहले भी ऐसे सिल्स चलती थी। टूल्स, टूल्स आपको पता है औजार, एंड इम्प्लीमेंट्स का मतलब भी यहाँ पर भी औजार ही होता है। The study of artifact reveals how people of a particular civilization lived. अब क्या बता रहे अपने को, The study of artifact, आर्टिफैक्ट का अध्ययन करके हम ये पता लगा सकते हैं कि पहले के लोग किस प्रकार से सिविलाइज्ड थे, कैसे वो रहते थे, यानी कि पर्टिकुलर एक फिक्स बता सकते हैं कि पहले के लोग किस प्रकार से रहते थे और किस प्रकार से उनकी आर्ट चलती थी। For example, some archaeologists believe that the carving on some seals found in the Indus Valley civilization. अब क्या कुछ आर्कोलॉजिस्ट जो पुरातात्विक विभाग के लोग थे वो क्या विश्वास करते हैं, some seals found, कुछ सील हमको कहाँ से मिली, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसका हिंदी मीन्स होता है सिंधु घाटी सभ्यता। ये अपन नेक्स्ट जब भी पढ़ते जाएंगे और आपका क्लियर होता रहेगा कौन कौन सी सभ्यताएं थी और उनसे अपने को खुदाई के थ्रू क्या क्या चीज़ें मिली है। तो क्या आता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसका शॉर्ट फॉर्म दे रखा है IVC, is of Pashupati, the Hindu god. The findings suggest that the people of the IVC were Hindus. इससे क्या पता चलता है हमको कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो किस कास्ट से बिलोंग करते थे, तो हिंदू कास्ट से बिलोंग करते थे। क्यों पता चलता है, क्योंकि यहाँ पर किसकी प्रतिमा मिली है, सील कह सकते हैं अपन, पशुपति, यानी कि जो एक हिंदू के देवता हैं। Similarly, parts of tools and implements considered to have been used by hunter-gatherer have been found in many excavations. These tools reflect their lifestyle, occupation, social environment, etc. Same क्या दे रखा है, ऊपर तो अपने को खुदाई में क्या मिली है, सम सिल्स, यानी कि कुछ सिल्स मिली, और यहाँ पर क्या मिले, टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स। टूल्स और इम्प्लीमेंट्स, औजार जो चल रहे थे उस समय, उससे हमको ये पता चलता था कि लोग पहले शिकार कैसे करते थे। गैदर्ड का मतलब इकट्ठा होकर रहना, कि पहले लोग किस प्रकार से एक साथ समूह में रहते थे। हैव बीन फाउंड इन मेनी एग्जामिनेशन, ये अपने को किससे पता चलता है, खुदाई में ऐसे तथ्य मिले, अपने को ऐसे प्रूफ मिले जिसके थ्रू हमको ये पता चलता है कि पहले लोग शिकार करते थे और उसके साथ ही साथ समूह में भी रहते थे। दिस टूल्स रिफ्लेक्ट, साथ ही साथ ये टूल्स हमको ये बताते थे कि पहले लोगों का लाइफ स्टाइल, यानी कि जीवन जीने का तरीका, ऑक्यूपेशन उनका व्यवसाय, सोशल एनवायरनमेंट उनका सामाजिक जीवन कैसा था। तो यहाँ पर हम लोगों ने आर्कोलॉजिकल सोर्सेज पढ़ लिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है, हमको पता चलता है कि क्या होता है इसके अंदर, क्या नहीं होता है। आप लोग कहीं पर भी घूमने जाते हो, करने जाते हो, जैसे कॉइन्स के बारे में पढ़ा, तो आपके हो सकते हैं कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स के पास पुराने कॉइन्स हो जिनको देखकर आप पता लगा सकते हो कि पहले किस प्रकार के उसके ऊपर पिक्चर्स आते थे, कौन कौन से इमेजेस होते थे, राजा महाराजाओं के नाम आते थे। तो ये सारी चीज़ें हम पता लगा सकते हैं। या फिर हो सकता है कि किसी बहुत पुराने घर में तो ज्वेलरी, सील्स और ये सारी चीज़ें भी अपने को मिल जाती है। नेक्स्ट है लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी का मतलब क्या होता है, साहित्यिक चीज़ें। अब साहित्य के अंदर भी आपको यहाँ पर 3 तरह के दे रखे हैं, रिलीजियस लिटरेचर, सेक्युलर लिटरेचर और फॉरेन अकाउंट्स। अब इन तीनों के अंदर क्या होता है, देखो
लिटरेरी सोर्सेज कंप्राइज ऑल टाइप्स ऑफ टेक्स्ट रिटन ऑन वेरियस मटेरियल। क्या दे रखा है? वेरियस मटेरियल, अलग अलग तरह के मटेरियल। Our ancestors wrote on birch bark और palm leaves known as भोजपत्र। अंडरलाइन कर देना इसको। Our ancestors का मीन्स क्या होता है? हमारे पूर्वज wrote on birch bark, किसके ऊपर लिखते थे? birch bark and palm leaves। birch bark का मतलब कह सकते हैं छाल, पेड़ की जो छाल होती थी, और palm leaves known as भोजपत्र, जिसको क्या कहा जाता था? भोजपत्र कहा जाता था। ये नीचे आपको पिक्चर्स भी दे रखी है, तो इसमें आप देख लेना। At that time, text was written on sheep leather and wooden tablets। क्या दे रखा था? उस समय जो टेक्स्ट लिखा जाता था वो कहाँ लिखा जाता? sheep leather, यानी कि जो भेड़ी के जो चमड़ा होता है लेदर, उसके ऊपर, एंड वुडन टैबलेट्स। वुडन टैबलेट्स का मतलब कह सकते हैं कि लकड़ी की कटी हुई पीसेस होती थी, छोटे छोटे जो टुकड़े होते थे उसके ऊपर। Literary sources inform us about the political, social, economics, religious and cultural lives of our ancestors। देखो ऊपर जो आर्कोलॉजिकल सोर्सेज दे रखे थे उससे भी हमको पता चला था कि लोगों का जीवन कैसा था, किस प्रकार के बिजनेस करते थे, कैसे रहते थे, सब पता। और यहाँ पर जो रिटर्न रिकॉर्ड मिलते हैं, यानी कि जो लिखा हुआ मिलता है, उससे भी हमको ये पता चल रहा है कि लोगों का राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन किस प्रकार से हमारे पूर्वज पहले रहते थे, ये हमको किसके थ्रू पता चल रहा है? अब यहाँ पर लिटरेरी सोर्सेज यानी कि जो साहित्य लिखे हुए हैं उनके थ्रू। दे इंक्लूड रिलीजियस राइटिंग, अकाउंट्स ऑफ ट्रैवलर्स, एपिक्स, पोएम एक्सेट्रा। अब क्या इसके अंदर क्या आता है? रिलीजियस राइटिंग यानी कि धार्मिक ग्रंथ, अकाउंट्स ऑफ ट्रैवलर, ट्रैवलर का मतलब जो भी बाहर से विदेशी यात्री भारत में आए थे और उन्होंने क्या लिखा था भारत के बारे में, उससे एपिक, एपिक का मतलब होता है बड़े बड़े काव्य जैसे महाभारत, रामायण, और पोएम जो भी कविताएं पहले लिखी गई थी। अब देखो इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। लिटरेरी सोर्सेज कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, रिलीजियस लिटरेचर, सेक्युलर लिटरेचर और फॉरेन अकाउंट्स। पहले इनको समझ लो शॉर्ट में। रिलीजियस लिटरेचर क्या होता है? रिलीजियस का मतलब धार्मिक, ऐसे साहित्य जो किसी धर्म से संबंधित हैं। कितना समझना है आपको? ऐसे लिटरेचर जो पर्टिकुलर किसी रिलीजियस से बिलोंग करते हैं वो किसके अंदर आएंगे? रिलीजियस लिटरेचर। फॉर एग्जाम्पल रामायण, महाभारत, कुरान, बाइबिल, ये सारी चीज़ें। सेक्युलर, सेक्युलर का मीनिंग लिख देना आप, धर्मनिरपेक्ष, जो किसी भी धर्म से रिलेटेड नहीं है वो आएंगे सेक्युलर लिटरेचर के अंदर। और लास्ट आता है फॉरेन अकाउंट्स। इसमें मैंने आपको बताया जो भी फॉरेन ट्रैवलर भारत में आए थे पर्टिकुलर किसी पॉइंट को लेकर यहाँ पर अध्ययन करने के लिए, वो हम आगे पढ़ेंगे और नेक्स्ट चैप्टर में आएगा कि वो पर्टिकुलर जो आए थे बौद्ध धर्म के बारे में जानने के लिए आए थे और उन्होंने हमारे यहाँ पर रह रहकर कौन कौन से लिटरेचर लिखे हैं, वो इसके अंदर आएंगे फॉरेन अकाउंट्स के अंदर। फर्स्ट दे रखा है रिलीजियस लिटरेचर। मोस्ट ऑफ द एनिशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट आर रिलीजियस इन नेचर। क्या दे रखा है? मोस्ट ऑफ एनिशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट, जो भी मैन्युस्क्रिप्ट लिखे गए थे वो रिलीजियस कैसे थे? प्रकृति मतलब कि नेचुरल थे, ऐसा यूं उसमें बनावटी और ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। नोटेबल अमोंग द रिलीजियस लिटरेचर आर द वेदास, द रामायण, द महाभारत। अंडरलाइन करना है यहाँ से। रिलीजियस लिटरेचर आर द वेदास, द रामायण, द महाभारत, द बाइबिल एंड द कुरान। पीछे क्वेश्चन भी आएगा कि आपको कोई 2 एपिक्स के नाम लिखने हैं तो वहाँ पर आपका आंसर रामायण, महाभारत यही आएगा। द बाइबिल एंड द कुरान, तो ये किससे रिलेटेड है? रिलीजियस, धर्म से रिलेटेड। दे थ्रो कंसिडरेबल बाय लाइट ऑन द सोशल एंड कल्चर कंडीशन ऑफ द पीरियड्स ड्यूरिंग विच दिस बुक्स वर रिटन। अब इसके अंदर क्या बता रखा है? लाइट ऑन द सोशल, उस समय का सामाजिक और सांस्कृतिक कंडीशन लोगों की कैसी थी उसके बारे में बता रखा है। तो अब ये जो चीज़ हमको पता चलती है तो हमको कैसे पता चलेगी? जब आप वेदों को पढ़ोगे, रामायण को पढ़ोगे, महाभारत को पढ़ोगे। अब हम लोग तो नहीं पढ़ते हैं क्योंकि हमसे तो ये बुक भी नहीं पढ़ी जाती, तो वो कब पढ़ें? तो इसका कहने का मतलब यही है कि अगर आपके घर में कोई बड़े बड़े ऐसे एपिक्स भी पढ़ते हैं तो आप उनसे ये पूछ सकते हो कि पहले लोग कैसे रहते थे, किस प्रकार से धर्म करते थे, क्या करते थे। तो ये सारी चीज़ें अपने को पता चल जाएगी। किससे पता चलेगी? जो आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं जो रामायण, महाभारत, गीता जो भी पढ़ते थे उनके थ्रू आपको ये सब पता चल जाएगा। तो आप उनसे पूछना, क्योंकि अच्छी चीज़ है, अगर पूछोगे तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट सेक्युलर लिटरेचर और फॉरेन अकाउंट्स। इस लेसन के 2 टॉपिक और बच जाते हैं। ये जो दोनों टॉपिक हैं ये भी लिटरेरी सोर्सेज के अंदर आते हैं। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अभी तक मैंने जितना कहा है आप उतना अंडरलाइन कर लेना और इनको नोट्स के रूप में लिख लेना। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।
गुड मॉर्निंग क्लास। अपन आज बात करेंगे हिंदी मीडियम में कक्षा 6 विषय गणित प्रश्नावली फर्स्ट, अपनी संख्याओं की जानकारी। टॉपिक सुनते ही आपको पता पड़ गया होगा कि अपनी संख्या की जानकारी, यानी सीधी बात यह है कि आपको संख्या के बारे में जानकारी होनी जरूरी है। सबसे पहले अपन बात करते हैं संख्या में आपको गिनती, जो कि सामान्य बात है, चौथी पांचवी तीसरी से आप सीखते हुए आए हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब गिनती आपको आनी चाहिए। सबसे पहले आपको 1 से लगा के 100 तक की शब्दों में तथा अंकों में गिनती आना जरूरी है, तो ही अपन संख्या के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अन्यथा अपन संख्या के बारे में जानकारी नहीं ले सकते, क्योंकि 100 तक गिनती याद होगी तो ही तो अपन आगे बढ़ेंगे। 100 तक गिनती याद नहीं होगी तो अपन आगे नहीं बढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन संख्या की जानकारी के बारे में आपको पूरा शब्दों में आपको अपने घर में लिखना है। 1 से 100 तक गिनती शब्दों में भी लिखनी है और आपको अंकों में भी लिखनी है, ठीक है। तो अपन इस प्रश्नावली के बारे में चर्चा करते हैं। इससे पहले अपन कुछ नॉर्मल चीजें जान लेते हैं। सबसे पहले अपन संख्या में जैसे कि अपना पहला टॉपिक जो आता है वो होता है आरोही क्रम। क्या आता है? आरोही क्रम। ध्यान से सुनना। आरोही क्रम का मतलब होता है कि छोटी से बड़ी, यानी बढ़ते क्रम में, यानी पहले जो छोटी संख्या लिखेंगे, फिर उससे बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर और उससे बड़ी लिखेंगे, फिर और उससे बड़ी लिखेंगे। ये होता है अपना आरोही क्रम। क्या होता है कि छोटी संख्या लिख करके बड़ी संख्या लिखना, छोटी से बड़ी। सीधी बात ये है कि बढ़ते क्रम में ये होता है अपना आरोही क्रम। दूसरी बात करते हैं हम अवरोही क्रम। दूसरी बात जो करते हैं होता है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में भी आपको उल्टा जैसे इसका बड़ी से छोटी, क्या लिखेंगे अपन? बड़ी से छोटी, बड़ी से छोटी। जैसे पहले बड़ी लिखेंगे, फिर उससे छोटी लिखेंगे, फिर और उससे छोटी लिखेंगे, फिर और उससे छोटी लिखेंगे, यानी ये होगा आपका घटते क्रम में। क्या लिखेंगे अपन? घटते क्रम में, ठीक है। आरोही का मतलब होता है छोटी से बड़ी, अवरोही का मतलब होता है बड़ी से छोटी। जैसे जस्ट एग्जांपल ये मैंने एक बार शब्द दूंगा मैं आपको। सपोज मैंने लिख दिया आपको यहाँ पे सपोज मैंने संख्या लिख दी 434, 320, 535, 420। अब इसको आपको पहला आरोही क्रम में लिखना है। सबसे पहले आपको आरोही क्रम आपको ध्यान में आना चाहिए। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटी से बड़ी। अब इसके अंदर सबसे पहले आपको छोटी क्या नजर आ रही है? देखो आपको 434 नजर आ रहा है, 320 नजर आ रहा है, 535 नजर आ रहा है, 400। इसके अंदर सबसे छोटी आपको 320 नजर आ रही है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? 320 फिर कोमा, इससे जस्ट बड़ी कौन सी नजर आ रही है आपको? 320 से बड़ी आपको नजर आ रही है 420, तो आपको लिखना है 420। 420 से आपको थोड़ी सी बड़ी क्या नजर आ रही है? 434, आपको लिखना है 434। इसके जस्ट बड़ी और क्या नजर आ रही है? 535, 535। दूसरी बात करते हैं अपन अवरोही क्रम। अवरोही क्रम की बात करते हैं अपन। अवरोही क्रम में क्या होता है? उल्टा जस्ट बड़ी से छोटी, यानी सबसे पहले अपन बड़ी लिखेंगे, फिर उससे छोटी लिखेंगे, फिर उससे छोटी लिखेंगे। जैसे आपको नजर आ रहा है सबसे बड़ी 535, ये आपको 535 सबसे बड़ी। उसके बाद इससे छोटी कौन सी नजर आ रही है आपको? 434 थी, 434 लिखेंगे। उसके बाद 420, ये 420। उसके बाद अपन लेंगे 320, ये 320। ये आपका आ गया आरोही क्रम और अवरोही क्रम। यानी संख्या के बारे में अपन जानकारी होनी चाहिए। आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटी से बड़ी, अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़ी से छोटी, जो कि मैंने आपको एग्जाम्पल के रूप में बताया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कुछ मापदंड के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि मापदंड से ही आपकी गणित चलती है। जैसे
किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर जो भी है वो आपको मैं पूरी जानकारी दे देता हूँ। घड़ी के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं सेंटीमीटर से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, आपके पास स्केल होती है छोटी सी, जिसके अंदर 1 से लगा के 15 तक सेंटीमीटर होते हैं, और जिसके अंदर 0 से लगा के 1 सेंटीमीटर होता है, उसके अंदर छोटी छोटी 10 लाइनें होती है। वो 10 लाइनें जो होती है वो होती है मिलीमीटर। क्या होती है? मिलीमीटर। जैसे कि 1 सेंटीमीटर में आपको पता होना चाहिए कि 10 मिलीमीटर होते हैं। मिलीमीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में आपका 10 मिलीमीटर होते हैं। दूसरी बात करते हैं अपन, सेंटीमीटर से थोड़ा सा अपन ऊपर आते हैं तो अपन को क्या मिलता है? मीटर। क्या मिलता है? मीटर। जैसे अपन मीटर पे आते हैं तो 1 मीटर बात करते हैं अपन। इसकी बात करते हैं, एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में आपको पता होना चाहिए कि 100 सेंटीमीटर होते हैं। सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर होते हैं 1 मीटर में। अब इससे थोड़ा सा अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आता है किलोमीटर। क्या आता है? किलोमीटर। अब बात करते हैं अपन 1 किलोमीटर की। 1 किलोमीटर में आपको पता होना चाहिए कि 1000 मीटर होते हैं। क्या होते हैं? 1000 मीटर। ये जो चीजें लिखवा रहा हूं आपको लर्न करना है। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। उसी प्रकार ग्राम में भी देख लो, 1 किलोग्राम जो होता है अपना, उसके अंदर कितने ग्राम होते हैं? 1 किलोग्राम में आपका कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। जैसे कि अपन ने सामान ले जाते छोटे छोटे बाट होते हैं 100 ग्राम के, अगर 100 ग्राम के 10 बाट रखूं तो 1 किलोग्राम होता है। यानी 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होते हैं। अब बात करते हैं लीटर की, बात कर लेते हैं। उसी प्रकार 1 लीटर भी होता है आपके पास। क्या होता है? 1 लीटर। 1 लीटर के अंदर 1000 मिली क्या होते हैं? लीटर। क्या होते हैं? 1000 मिली लीटर। ठीक है। ये थोड़ी छोटी छोटी चीजें जो आपने 5th में भी पढ़ी थी और 6th में भी पढ़ रही है। जैसे कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं और 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो। गुड मॉर्निंग। आज अपने सोशल साइंस की क्लास का फर्स्ट दिन है और आज से हम शुरू करेंगे पार्ट ए हिस्ट्री में हमारे अतीत। उस पुस्तक को आज से अपन स्टार्ट करेंगे। इसमें आता है, जैसे सबसे पहले आता है कि हमारा अतीत। अब हमारे अतीत का मतलब क्या होता है? अतीत किसे कहते हैं अपन? अब अतीत वो होता है जो कि हमारा बीत चुका है। प्राचीन समय का भी हो सकता है, 10 साल पुराना भी हो सकता है, 50 साल भी हो सकता है, और इस प्रकार से बीता हुआ समय जो होता है वो हमारा अतीत कहलाता है। इसके बारे में आज अपन इस पार्ट में चर्चा करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले क्या हुआ कि करोड़ों वर्षों पहले और हजारों वर्षों पहले यहाँ कोई पृथ्वी नहीं थी, यहाँ पर कुछ भी नहीं था। जैसे कि देखा जाए तो सूर्य क्या था? एक आग का गोला था। वो आग का गोला क्या हुआ? नीचे गिरा वो, और उसके क्या हुए? टुकड़े अलग अलग तरह से बिखर गए थे। बिखरने के पश्चात क्या हुआ? जो टुकड़ा जहाँ गिरा और वहाँ पे जैसे कि अंदर की तरफ धंस गया था, उस जगह पे क्या हो गया? पानी हो गया। यानी कि समुद्र बन गए, महासागर बन गए, नदियाँ बन गई। इस प्रकार से वहाँ पर इनका निर्माण हो गया। और बाद में क्या हुआ कि जहाँ पर वो गिरा और वो अंदर नहीं धंसा और बाहर ही रह गया, उस जगह पे क्या हो गई? इस पृथ्वी की रचना हो गई थी। इसके बाद में क्या हुआ कि सबसे पहले एक कोशिकीय जीव उत्पन्न हुए। सबसे पहले एक कोशिकीय जीव उत्पन्न हुए, जैसे कि अपन कह सकते हैं अमीबा है, पैरामेनिसियम है, ये वाले जीवों की सबसे पहले उत्पत्ति हुई थी। इसके पश्चात धीरे 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 धीरे
वनस्पतियाँ आई, लताएं, झाड़ियाँ आई है, पेड़ पौधों की उत्पत्ति हुई है। उसके पश्चात जा करके कहीं पे मानव की उत्पत्ति हुई है। जब मानव की उत्पत्ति हुई थी उस समय मानव को कुछ भी ज्ञान नहीं था, वो कुछ भी नहीं जानता था कि क्या करना है, कैसे करना है। उसको न तो खाना आता था, ना कुछ कपड़े पहनना आता था, उसे किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, मानव क्या होता है, बुद्धिजीवी जीव होता है, अन्य जीवों की अपेक्षा बुद्धिजीवी होता है। तो उसने क्या करा, धीरे धीरे उसने सब काम करना सीख लिया। जैसे कि पहले नंगा घूमा करते थे, बाद में उन्होंने पेड़ों की छाल है, पेड़ों के पत्ते हैं, इनसे अपने शरीर को ढकना सीख लिया था। इस प्रकार से ये क्या है कि हमारा बीता हुआ समय है, पहला जो चला गया है प्राचीन समय में। इस तरह से हम इसकी चर्चा कर सकते हैं। अब अपने प्रथम लेसन आता है क्या, कब, कहाँ और कैसे। आया है क्या, कब, कहाँ और कैसे। अब इसमें सबसे पहले आता है कैसे पता लगाएं, यानी कि 100 साल पहले की जो चीज़ है। उदाहरण के तौर पर अपनी पुस्तक में दिया हुआ है कि रशीदा नामक एक लड़की ने कहा, पूछा उसने, यानी कि अखबार की सुर्खियों में पढ़ा, मुख्य खबरों के अंदर उसने पढ़ा कि ये 100 साल पहले की जो बात है वो व्यक्ति कैसे जान सकता है, उसके बारे में कैसे पता लगाया जा सकता है। अब ये इसका प्रश्न था, वास्तव में सही प्रश्न है, अपने लिए भी बनता है कि भाई उस समय की चीज़ों को हम कैसे जान सकते हैं। तो अब इसमें आता है कि इसका पता हम कैसे लगाते हैं। अब ये जानने के लिए देखिए अपन टेलीविज़न भी देख सकते हैं, रेडियो भी सुन सकते हैं, अखबार भी पढ़ सकते हैं। इन सब के माध्यम से तो अपन जैसे कि 10 वर्ष की, 5 वर्ष की या कल परसों की खबरों का पता लगा सकते हैं। इतना आगे जाने का काम अपन इसमें नहीं कर सकते, यानी कि 100 वर्ष पहले की इसमें नहीं हो सकता है। वैसे तो आजकल क्या है कि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उस हिसाब से अपन करवा सकते हैं, उसमें भी देख सकते हैं, गूगल के माध्यम से पता कर सकते हैं, कंप्यूटर के माध्यम से हम पता कर सकते हैं। परंतु फिर भी इतना पुराना जानने के लिए हमको या तो ऐसे व्यक्ति का सहारा लेना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा कि हम इसके बारे में कैसे जान सके। वो व्यक्ति हमको बता सकते हैं, यानी कि उनके बचपन में क्या हुआ था, उनके जैसे कि उनके ज़माने में क्या हुआ था, उसके बाद में जो उनका चल रहा है उसमें क्या हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम उसमें जान सकते हैं, उनसे पता लगवा सकते हैं हम अपना। फिर आता है हमारा अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अब अतीत के बारे में हम क्या क्या चीज़ें जान सकते हैं, जैसे कि हम बहुत सी चीज़ें जान सकते हैं। उसमें आता है कि जैसे पहले मानव जो था वो क्या खाता था, क्या पहनता था, कहाँ रहता था, इसके बारे में हम जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। उसी प्रकार से जैसे कि हम आखेटकों का मतलब होता है शिकारियों के माध्यम से, पशुपालकों के माध्यम से, यानी कि पहले जो व्यक्ति हुआ करता था वो पशुपालन के काम भी करते थे, कृषक जो थे खेती के काम भी करते थे। वो किस प्रकार से खेती करते थे, किस प्रकार से पशुओं का पालन करते थे, कैसे पालते थे, शासकों से, व्यापारियों से, पुरोहितों, शिल्पकारों से, संगीतकारों से, कलाकारों से, विभिन्न के माध्यम से ये जानकारियाँ अपन प्राप्त कर सकते हैं, उनके बारे में अपन जान सकते हैं। जैसे कि अपन उनके बारे में जानने के लिए धार्मिक ग्रंथ पढ़ सकते हैं, अपन ऐतिहासिक ग्रंथ पढ़ सकते हैं, और या किसी ऐतिहासिक स्थल पर जाकर के अपन उनका पता लगा सकते हैं। वो चीज़ हम देख सकते हैं और उनके बारे में हम जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। और ये भी नहीं, हम इसके बारे में भी पता कर सकते हैं कि उस समय के जो बच्चे हुआ करते थे वो क्या खेलते थे, क्या खाते थे, किस प्रकार के गाने गाते थे, किस तरह के खेल खेलते थे वो, है ना। अभी की तो जो अपने हैं जनरेशन जो है वो क्या करते हैं कि इंडोर गेम ज़्यादा खेलते हैं। अपन कंप्यूटर वाले हैं, जैसे अंदर मोबाइल वाले गेम्स हैं, उन सबको अपन ज़्यादा अहमियत देते हैं। पर पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। बच्चे क्या करते थे, बाहर खेल खेलना ज़्यादा पसंद करते थे। उनको न तो किसी मिट्टी का डर था, किसी कोई बीमारी का भी डर नहीं था उन लोगों को। इस प्रकार से रहते थे। अब उनके बारे में भी हम पता लगा सकते हैं। फिर आता है कि ये लोग कहाँ रहते हैं, ये लोग कहाँ रहते थे। अब देखो, लोग उस समय पहाड़ियों पर भी रहते थे, नदियों के किनारों पर भी रहते थे, है ना, विभिन्न जगह पर लोग रहते थे। अब इसमें देखिए, अपने को इसमें दिया हुआ है कि अपने को नर्मदा नदी का पता लगाना है। पीछे आपके पेज नंबर 2 पे दिया हुआ है नर्मदा नदी। अब ये नर्मदा नदी कहाँ है। अब नर्मदा नदी जो है अपने भारत के मध्य में है, भारत के मध्य में ये यहाँ पे है। जैसे कि अभी यहाँ पर मध्य प्रदेश, अपना जो राज्य है मध्य प्रदेश राज्य है, उसमें ये नदी स्थित है। इस नदी के
किनारे भी लोग बसते थे। उस समय वो लोग क्या करते थे कि वहाँ पर बड़े बड़े बहुत से लोग ऐसे थे जो खाद्य संग्राहक थे। खाद्य संग्राहक का मतलब होता है कि वो खाने पीने की वस्तुएं एकत्रित करते थे, है ना। इस प्रकार के लोग जो थे वो जंगलों में जाते थे, फल से है, कंदमूलों से है और शिकार के माध्यम से है वो अपना भोजन प्राप्त कर लेते थे। अब इसका प्रश्न भी बनता है कि जैसे कि नर्मदा नदी कहाँ पर है? भारत के मध्य में है और वर्तमान में कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ये प्रश्न बनता है। कुछ अंत में तुमको कुछ क्वेश्चन भी दूंगी, वो क्वेश्चन भी तुमको सोल्व करने हैं, कल के लिए आपको सोल्व करने हैं। अब आता है तुम्हारे उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरधर की पहाड़ियों का पता लगाना है। इसी मैप के अंदर अपने को पता लगाना है कि किरधर की पहाड़ियाँ और सुलेमान की पहाड़ियाँ कहाँ पर है। तो अपन यूँ देखेंगे कि अपने ये भारत के पश्चिमी भाग में, जो कि अभी ये पाकिस्तान के अंदर स्थित है, अपने देश के अंदर नहीं है, ये देश के बाहर है। ये यहाँ पे ये दी हुई है सुलेमान की पहाड़ियाँ और किरधर की पहाड़ियाँ। यहाँ पर भी क्या है, इन पहाड़ियों के किनारे पर भी लोग, पहाड़ियों पर भी लोग रहते थे। तो वो वहाँ पर वो क्या करते थे, वो वहाँ पर धीरे धीरे खेती करना सीख गए, स्त्री पुरुष मिलकर के वहाँ, और खेती करना सीख गए थे। उन्होंने जो है गेहूँ है इनकी खेती वहाँ पर शुरू कर दी थी। धीरे धीरे इन्होंने पशुपालन भी किया था। अब मैं आपको खाली 2 प्रश्न दूंगी, उनको आपको हल करना है। पहला प्रश्न है, नर्मदा नदी वर्तमान में कहाँ है? दूसरा है, अतीत के बारे में हम किन किन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज हमने जितना पढ़ा है उसमें से मैंने ये 2 क्वेश्चन आपको निकाल करके दिए हैं। तो इनके आंसर आपको किताब को पुनः पढ़ के इनके आंसर आपको अपने नोटबुक में लिखना है, और बाकी का जो है वो अपन कल वाली क्लास में पढ़ेंगे उसको आगे।